Hello students, so today we are going to discuss the chapter Cell the Unit of Life, Lecture 3. Today's goal, endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes and vacuoles. Okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं आपको तो पता ही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसका एक एक्सेप्शन सिर्फ राइबोसोम है। तो वो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ना, वो मेम्ब्रेन भी लिपिड की ही होती है। जस्ट लाइक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड का होता है, उसी तरह ऑर्गेनेल्स की भी जो मेम्ब्रेन है, वो भी वो भी लिपिड बाइलेयर की ही होती है, ठीक ना? तो जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जो कि लिपिड बाइलेयर से कवर रहते हैं, मेम्ब्रेन कवर्ड रहते हैं ऑर्गेनेल्स, उनका वर्क जो है कुछ और ऑर्गेनेल्स का वर्क जो है वो कोऑर्डिनेशन में होता है, मतलब एक साथ फंक्शन करता है। किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो चारों ऑर्गेनेल्स जो हैं या फिर कुछ ऑर्गेनेल जो है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। इन द सेम वे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन। पहली बात तो उस ऑर्गेनेल के चारों ओर मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्लस दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं हमारे सेल में जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक ना? और उस ऑर्गेनेल का कवरिंग भी होना चाहिए, मतलब मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होना चाहिए और वो कुछ ऑर्गेनेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि साथ में वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन में एक वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक ना? तो कौन-कौन से वो ऑर्गेनेल है 4? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है और वैक्यूल है, ठीक ना? वेसिकल भी इसको बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 ऑर्गेनेल हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है और ये चारों एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड वे में किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक? नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, प्लास्टिड्स आ जाएगा, पेरोक्सिसोम्स मतलब कि माइक्रोबॉडीज आ जाएंगे, ठीक ना? तो ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, मतलब कि ये जो है ऑर्गेनेल्स जो है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म नहीं करते हैं दूसरे ऑर्गेनेल के साथ मिलकर, ठीक? तो ये सब इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं, लेकिन ये जो चारों ऑर्गेनेल है ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, ये चारों कोऑर्डिनेटेड वे में किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक? अब हम पहला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल है उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है ना, बेसिकली इससे पहले मैं आपको एक लिविंग सेल, ये जो हमारा प्लांट सेल का ये एनसीईआरटी का डायग्राम गिवन है, ठीक? इसमें जो हमारे 4 ऑर्गेनेल्स हैं, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, उसमें टिक मार दिए हैं रेड कलर का। आप देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, उसको हमने टिक कर दिया। उसके अलावा लाइसोसोम्स है, उसके अलावा यहाँ वैक्यूल है, बहुत बड़ा साइज़ का, ठीक? जो सेल को शेप को मेंटेन करता है प्लांट सेल में, और फिर गोल्गी apparatus भी है, ओके? तो ये चारों जो है सेल ऑर्गेनेल है, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन कवर्ड है लिपिड बाइलेयर की, और ये चारों वर्क करती हैं कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक? अब हम पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम किसी भी सेल में सब सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए अगर यूज़ करेंगे, तो हम देखेंगे ना कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। मेम्ब्रेन के बने हुए बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, जो कि एक रेटिकुलर शेप ले लेते हैं, ठीक ना? तो रेटिकुलर शेप लेने का मतलब जैसे बोन का शेप आपने देखा होगा ना, उस तरह का शेप ले लेते हैं, और डेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक ना? तो साइटोप्लाज्म में ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइटोप्लाज्म में देखेंगे, तो ये जो है साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन-कौन से 2 पार्ट? पहला है हमारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंडर के रीजन को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो उस कंपार्टमेंट को ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोला गया, और जो बाहर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको बोला गया एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, या फिर उसको कहा गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक? तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये बहुत ही डेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, मतलब पूरा नेटवर्क बना दे रहा था साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा था। एक था ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक था एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक? और ये न्यूक्लियस के साथ कंटीन्यूअस में भी होता है, ठीक ना? ये मैं आगे दिखाऊँगा अभी आपको। तो ये यही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहा गया है कि ये विजुअल होता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखता है, और ये इट डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट डिवाइड कर देगा। एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो इसके अंदर का रीजन है उसको, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बच गया इसके अलावा, ठीक? उसके अलावा अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, तो आपने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बेसिकली हम पढ़ेंगे अभी बायोसिंथेसिस के बारे में, मतलब कि बायोसिंथेसिस
था मतलब किसका किससे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक ना? तो हम पढ़ेंगे कि आरईआर से ही डिराइव्ड होता है हमारा एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डेंस नेटवर्क का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और इस साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में और कुछ पढ़ेंगे। देखिए, ये लोकेशन की बात है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन डायग्राम है यहाँ पे। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस दिखाया गया है आपको, और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखाया गया है। एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस से ही कंटिन्यूएशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख सकते हैं रेड डॉट्स में राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक ना? यहाँ साइड में दिखाया भी हुआ है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में स्मॉल सब यूनिट 40s होता है और लार्ज सब यूनिट 60s होता है, दोनों मिला के 80s होता है। ये जो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट जो है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना? तो बेसिकली राइबोसोम आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये जो है ना पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेंड कर देता है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन बनाकर, ठीक? उसके बाद फिर इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है ना फोल्डिंग हो जाती है, जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन फोल्ड हो जाता है, ठीक? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, ठीक ना? तो अब आप लेफ्ट डायग्राम के पास फिर आ सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हिच ऑर्गेनेली इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो आप बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे राइबोसोम जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन, आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन बना के अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन बना के ये ल्यूमेन में भेज देता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो जाती है, प्रोटीन में फोल्डिंग हो जाती है, और फिर इसको वेसिकल्स में पैकेज करके जो है ना गोल्जी बॉडी की तरफ सेंड कर दिया जाता है, ठीक? तो यही मेनली फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो इसमें जो है हमारा बेसिकली राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पड़ा है, ठीक ना? अगर मैं बायोसिंथेसिस की बात करूँ किसका किससे फॉर्मेशन हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव हुआ है आरईआर। आपको पता ही है कि ये कंटिन्यूएशन में रहता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, और फिर आरईआर से जब राइबोसोम हट जाता है ना तो उसको एसीआर बोलते हैं। आप सीधे एसीआर को ईआर भी बोल सकते थे, लेकिन हम क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम जब हट गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तब इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाने लगा, ठीक ना? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा कि कैसे प्रोटीन का फोल्डिंग हुआ और फिर वेसिकल्स में पैकेज करके उसको गोल्जी बॉडी की तरफ सेंड कर दिया गया है, ठीक? नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या-क्या पर्टिकुलरली रोल है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में रहता है। दूसरा, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट बाइंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक ना? तो वो भी मैंने आपको दिखाया कि यूकैरियोटिक सेल में 60s अटैच्ड होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड चेन मूव इन ल्यूमेन। मैंने अभी आपको दिखाया कि राइबोसोम में जो पॉलीपेप्टाइड चेन, जो अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन फॉर्म होता है, उसको हम ल्यूमेन में सेंड कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहाँ पे उसका फोल्डिंग होता है और वेसिकल्स में पैकेजिंग भी हो जाता है, ठीक? उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है हमारा कि वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद गोल्जी बॉडीज। तो जो वेसिकल्स बन जाता है जिसके अंदर प्रोटीन पैकेज किया हुआ है, ठीक ना? फोल्डेड प्रोटीन इज प्रेजेंट इन वेसिकल्स। इस वेसिकल्स को फिर जो है गोल्जी बॉडी की तरफ सेंड कर देता है हमारा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के शेप्स की बात करूँ तो मेनली 3 शेप्स होते हैं इसके, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन मेनली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें मेनली आपको सिस्टर्नी शेप ही देखने को मिलेगा, ठीक? तो ये पूरा हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया। अब रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रोल की बात करें तो पहला प्रोटीन फोल्डिंग इनसाइड लुमेन। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग हो जाता है, ठीक? तो प्रोटीन फोल्डिंग इनसाइड लुमेन होता है। और आरईआर हाई इज प्रेजेंट हाई इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिक्रेशन। तो जो सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन कराना रहता है, वहां पे हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक? अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बायोसिंथेसिस में ही पढ़ा दिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिराइव होता है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है बेसिकली हट जाता है ना राइबोसोम, तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ठीक? तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा बेसिकली बना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसीआर है, इसमें भी 3 शेप आपको देखने को मिलेंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक, प्रेजेंट आता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपको मोर ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा। आरईआर में आपको मोर सिस्टर्नी देखने को मिला था और एसीआर में आपको मोर ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए ट्यूब्यूल्स के शेप आपको दिख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा जो इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, देखिए आरईआर का मेन फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन एसीआर जो है इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में, ठीक ना। सेकंड फंक्शन है कि स्टीरॉयड हार्मोन, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन का भी सिंथेसिस हमारा एसीआर का था। स्टीरॉयड हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो जो ग्लैंड्स या फिर जो सेल्स स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं, वहां पे भी एसीआर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो पहला ये लिपिड सिंथेसिस करता है, दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन, तीसरा जो लीवर के सेल्स है ना, तो जो ह्यूमन बींग जो है ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन, बेसिकली वो टॉक्सिक हो जाता है ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेना, तो उस अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एसीआर मदद करता है, ठीक। और ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी मदद करता है, ओके। चौथा है हमारा मसल्स। तो मसल्स में आपको पता है कि मसल्स में हमारा कैल्शियम स्टोर होता है, तो वो भी एसीआर में ही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हमारा कैल्शियम स्टोर होता है और इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसीआर में कैल्शियम स्टोर रहता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है, ठीक। और इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और लीवर सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वहां पे ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कौन, एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस लिवर सेल्स में हमारा करता है, स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है और इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस। ये 4 आप फंक्शन याद रखिएगा एसीआर का। आरईआर का 2 फंक्शन था, मैंने बताया, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, और दूसरा है कि प्रोटीन फोल्डिंग में भी ये मदद करता है, ठीक ना। और वेसिकल्स को पैकेज करता है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और उसको गोल्जी बॉडी की तरफ सेंड भी करता है, ओके। तो ये आरईआर और एसीआर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख लीजिए। बेसिकली आरईआर और एसीआर का दिया हुआ है। ये जो न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में आरईआर है। आरईआर आपको पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक ना। राइबोसोम के सब यूनिट्स आपको दिख सकते हैं और उसके बगल में ट्यूबुलर फॉर्म में आप एसीआर भी देख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपको राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट अब हम गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले कि गोल्जी बॉडी का जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डिस्कवरी किसने किया था, और गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, ठीक। तो 1898 में सबसे पहले इन्होंने ही गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। ही ऑब्जर्व्ड अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर विथ हैविंग डेंस स्टेन। बेसिकली इन्होंने सब सेलुलर स्ट्रक्चर में स्टेनिंग किया, कलर किया और उन्होंने डेंस स्टेन देखा। बेसिकली इन्होंने न्यूरॉन ऑफ आउल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल बॉडी, उसी में स्टेनिंग किया और डेंस स्टेन स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। क्या देखा कि एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया। बेसिकली ट्यूब का बना हुआ रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, ठीक। उसी को इन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडी। इन्हीं के नाम पर ये ऑर्गेनेल का नाम पड़ा गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर में आपको सिस्टर्नी और वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, लेकिन गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ सिस्टर्नी और वेसिकल देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरिएबल होता है। एनिमल सेल जो बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वहां पे गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक। लेकिन प्लांट सेल में ये सिंगल होता है, इसलिए इसको यूनिसिस्टर्नल भी बोलते हैं और इसको डिक्टियोजोम इसका नाम पड़ा है। प्लांट सेल में एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, मतलब एक-एक अलग-अलग जगह पे प्रेजेंट आता है, ठीक ना। इसलिए इसको यूनिसिस्टर्नल बोला गया, ठीक। और एक सिस्टर्नी को डिक्टियोजोम भी बोला जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखिएगा। और जो एनिमल सेल है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब एक्टिव ज्यादा है, वहां पे कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, मतलब कि जो आपने देखा होगा प्लेट का गुच्छा जो है अरेंज्ड रहता है एक के ऊपर एक, उसी तरह का ये जो है कंसेंट्रिकली अरेंज्ड रहता है, ठीक ना। डिस्क शेप का होता है, ठीक, फ्लैट होता है, डिस्क शेप का होता है हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक। और बीच में सैक प्रेजेंट आता है, इसलिए ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है, ठीक ना। एनिमल सेल में मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होते हैं, ओके। लोकेशन की बात करें तो ये अब मैंने आपको बताया कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए दे फंक्शन अलोंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो लोकेशन इज क्लोज टू न्यूक्लियस। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये गोल्जी बॉडी है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, 3 गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलर शेप में, ठीक ना। और इसका पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी का मतलब इसके 2 फेस होते हैं। एक फेस होता है सिस फेस, जिसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं ना, वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाते हैं सिस फेज में, और उसके बाद वो वेसिकल्स आगे बढ़ते रहेंगे और मॉडिफिकेशन होता रहेगा, क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक। और मैच्योरिंग फेज से वो वेसिकल्स रिलीज हो जाते हैं। मैच्योरिंग फेज भी वो उसको बोलते हैं और कनकेव फेज भी उसको बोलते हैं, ठीक ना, जो टुवर्ड्स हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। जिसको ट्रांस मैच्योरिंग और कॉनकेव फेज बोलते हैं, और जो फेस हमारा न्यूक्लियस की तरफ रहता है उसको सिस कन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ओके।
जैसे ये मॉडिफ़िकेशन कर देता है हमारे वेसिकल्स में। मॉडिफ़िकेशन मतलब मान लीजिए अगर आपका लिपिड आ रहा होगा एसीआर से, तो उसमें शुगर ऐड करके उसको ग्लाइकोलिपिड बना देगा। अगर प्रोटीन आ रहा होगा आरईआर से, तो उसमें शुगर ऐड करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, ठीक? तो इस तरह के फंक्शन भी हमारा गोल्गी बॉडी परफ़ॉर्म करता है। मॉडिफ़िकेशन कर देता है वेसिकल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके? अब हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ गोल्गी बॉडी, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गोल्गी बॉडी का रोल क्या-क्या है। पहला मॉडिफ़िकेशन करता है, मैंने अभी आपको बताया अगर प्रोटीन आएगा आरईआर से, तो उसमें शुगर ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन में। अगर लिपिड आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा बेसिकली ग्लाइकोलिपिड में, उसमें शुगर ऐड करके उसको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक ना? तो गोल्गी बॉडी सिंथेसिस करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों मैंने आपको बताया। मॉडिफाई भी कर दे रहा है और इसका सिंथेसिस भी कर देगा। मॉडिफाई कर दिया तो उसके बाद इसको सेल से बाहर जब सेंड कर दिया गया तो इसको बोला गया सिंथेसिस करना, ठीक? तीसरा लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। देखिए जो वेसिकल्स अभी मैंने आपको दिखाया ना, जो कि ट्रांस और मैच्योरिंग फेज से रिलीज हुए हैं, अगर उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट हो गए तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये वेसिकल्स का स्पेशल नाम हो जाएगा, दैट इज लाइसोसोम। उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है इसलिए। और चौथा सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स। सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स मतलब ये हर वेसिकल्स पे जो है ना एक मार्क बना दिया जाता है कि ये वेसिकल सेल के अंदर रहेगा, ये सेल से बाहर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिक्रेशन कर देता है, मतलब कि उसके ऊपर मार्क बना देता है और उसको वेसिकल्स के फॉर्म में सेल से बाहर रिलीज कर देता है। तो उसको हम सेल का सिक्रेशन बोलते हैं। लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट रहता है? एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सेल के हमारे अंदर रहते हैं। तो शॉर्टनिंग कर देता है, मतलब कलरिंग, मार्किंग उस पे कर देगा, ठीक? जैसे हमारे ऑनलाइन स्टोर्स जो करते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट, तो जैसे अगर गुड्स दिल्ली का है तो दिल्ली में अलग मार्क का टेप लगा देंगे, गाज़ियाबाद का है तो अलग मार्क का टेप लगा देंगे, तो बेसिकली सॉर्टिंग कर देना, कलरिंग कर देना कि कौन-सा गुड्स कहाँ पे जाएगा। उसी तरह हमारा जो है गोल्गी बॉडी भी सॉर्टिंग कर देता है कि कौन-सा वेसिकल सेल के अंदर रहेगा, कौन-सा वेसिकल सेल से बाहर जाएगा, ठीक? अब कुछ एक्स्ट्रा रोल भी हैं, याद रखिएगा स्पर्म के हेड को बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक ना? तो एक्रोजोम भी हमारा मेड बाय गोल्गी बॉडी होता है और दूसरा मिडिल लैमेला, मैंने कल आपको बताया था ग्लू करता है 2 नेबरिंग सेल को हैविंग प्राइमरी सेल वॉल, तो उसको भी प्रोड्यूस करता है हमारा गोल्गी बॉडी। तो ये 2 एक्स्ट्रा रोल है, स्पर्म का हेड एक्रोजोम और दूसरा मिडिल लैमेला, ये दोनों का प्रोडक्शन गोल्गी बॉडी करता है, ठीक? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक? तो आप बता सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, लिपिड का। प्रोटीन आरईआर करता है, लिपिड हमारा एसीआर करता है। अगर गोल्गी बॉडी के बारे में पूछेगा तो आप बता देंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ वेसिकल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो गोल्गी बॉडी करता है। अभी मैंने आपको बताया कैसे मॉडिफाई ये कर देता है, ठीक? उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको स्ट्रक्चर बताया था मैंने, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक? और गोल्गी बॉडी के बारे में बात करें तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक ना? सिस्टर्नी और वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है। यहाँ वेको लिखा ये गलत है, यहाँ हो जाएगा सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, ठीक ना? उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, लेकिन अगर मैं गोल्गी बॉडी की बात करूँ तो उसमें पोलैरिटी होता है, मतलब 2 पर्टिकुलर शेप होता है, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। अभी मैंने आपको बताया दोनों के बारे में, ठीक? तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। ये एनसीईआरटी का शेप है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा ये हमारा गोल्गी बॉडी का शेप दिखाया हुआ है। एक फेस है हमारा सिस फेस, एक फेस है हमारा ट्रांस फेस, ओके? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोसोम्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वेसिकल्स ही होता है एक तरह का, जो हमारा ट्रांस और मैच्योरिंग फेस गोल्गी बॉडी से निकलता है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना? वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है? तो ये वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर है हैविंग एंजाइम एंड दे आर क्लोज टू गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के नियर बाय ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी के ही ट्रांस और मैच्योरिंग फेस से ये रिलीज होते हैं, ठीक ना? और इसके अंदर वेसिकल, ये भी वेसिकल्स ही हैं एक तरह का, ठीक? लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम स्पेशल पड़ गया लाइसोजाइम, ठीक? इट इज मोस्टली फाउंड इन दोज सेल्स व्हिच परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जैसे ब्लड में मैक्रोफेज आपको पता है ना, मैक्रोफेज होता है जो कि डेड या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाए हमारे बॉडी में, ठीक? जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको ये कंज्यूम कर जाता है, इनगल्फ कर जाता है, ठीक? तो ये मोस्टली उन्हीं सेल्स में मिलता है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ लाइसोसोम की, तो ये बेसिकली वेसिकल्स के फॉर्म में होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक? लिपिड मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है लाइसोसोम्स में, क्योंकि ये वेसिकल से ही बना है, आपको बताया, और उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये लो पीएच पर एक्ट करता है, मतलब पीएच इक्वल टू 4, तो लो पीएच पर ही ये एक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक? जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वेसिकल के स्ट्रक्चर के शेप में है ये, ठीक? तो इसका मेम्ब्रेन लिपिड का है और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब कि ये वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है ना? और डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करते हैं एसिडिक पीएच में, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। जैसे शुगर को तोड़ने के लिए आपको पता है ना माइलेज होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज होता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियेजेज होता है। तो उसी तरह के एंजाइम्स होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, ठीक ना? तो ये सारे हाइड्रोलेजेस एंजाइम इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, ठीक?
आप डायग्राम में देख सकते हैं गोल्जी बॉडी हमारा कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है लेफ्ट साइड में, ठीक, और वेसिकल्स है और साथ में लाइसोसोम है। लाइसोसोम भी वेसिकल्स हुआ, बस उसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना, तो उसका स्पेशल नाम पड़ गया लाइसोसोम, ठीक। तो इसका कुछ फंक्शन आप देख लीजिए लाइसोसोम का। पहला है कि वेसिकल्स विद एंजाइम हाइड्रोलेज कंटेन कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड डीएनएज। मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे एंजाइम्स हैं उसको कॉमनली हाइड्रोलेजेस बोलते हैं, मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक, और डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक। तो ये सब कॉमन नाम हो गया। प्रोटीन तोड़ने वाले को प्रोटीएज, डीएनए तोड़ने वाले को डीएनएज, ठीक। हमारा उसके अलावा लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेटेज हो गया जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक। दूसरा ये प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्जी बॉडी, अभी मैंने आपको बताया कि ये भी वेसिकल्स ही होते हैं, बस इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक। उसके अलावा दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, अलग-अलग तरह का ये शेप में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, प्राइमरी लाइसोजाइम होता है एक होता है सेकेंडरी लाइसोजाइम, एक होता है टर्शियरी लाइसोजाइम, तो ये अलग-अलग स्ट्रक्चर और शेप में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आपको इसके बाद लाइसोसोम्स पढ़ने के बाद, अब ये देखिए पूरा डायग्राम है, ठीक ना? इसमें आपको मतलब कि बेसिकली जो आपको इंट्रामेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल है वो सारे आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में आउटर मेम्ब्रेन से आर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको राइबोसोम अटैच है। उसके बाद फिर गोल्गी बॉडी है जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज है। एक है सिस फेस जो वेसिकल्स जहाँ पे अटैच होता है, और एक है ट्रांसफेस जहाँ पे मैच्योर वेसिकल रिलीज़ होता है, ठीक ना? तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फूड को एंगल्फ किया जा रहा है बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक। तो फूड के चारों ओर पे लिपिड की लेयर बन जाती है जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये फूड वैक्यूल आता है और जो हमारा लाइसोजाइम होता है जो कि हमारा गोल्गी बॉडी सबसे पहली बार बनाता है, उसको प्राइमरी लाइसोजाइम बोलते हैं, ठीक ना। प्राइमरी लाइसोजाइम जब इस फूड वैक्यूल से कंबाइन करेगा, जब इसको डाइजेशन इसके अंदर हो रहा होगा ना, तो बेसिकली ये एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसको फूड वैक्यूल को मतलब बेसिकली फूड को तोड़ना शुरू कर देंगे, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू कर देंगे। तो उस टाइम जो हमारा लाइसोजाइम रहता है उसको सेकेंडरी लाइसोजाइम बोलते हैं, जब वो डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू करता है, और पहली बार जो बनता है तो उसको प्राइमरी लाइसोजाइम बोलते हैं, ठीक। और जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो उसको रेसिडुअल बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं, या फिर टर्शियरी लाइसोजाइम जो मैंने अभी पीछे बोला, ठीक ना। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो वह एंजाइम्स तो वही प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमारा फूड जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक। तो उसको रेसिडुअल बॉडी और टर्शियरी लाइसोजाइम बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं लाइसोजाइम। देखिए कभी-कभी आपने देखा होगा कि लाइसोजाइम जो हमारे जो बेसिकली डैमेज ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं ना, उसको भी कंज्यूम कर जाते हैं, उसको भी ईट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब अपने ही ऑर्गेनेल्स को कंज्यूम कर जाना है, ठीक। तो ये भी देखने को मिलता है, मैक्रोफेज टाइप का प्रॉपर्टी लाइसोजाइम शो करता है, ठीक। अगर मैं रोल की बात करूँ लाइसोसोम की, तो एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोलेज, ठीक। और दूसरा रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेली, अगर कोई ऑर्गेनेल जो है हमारा डैमेज हो गया तो उसको कंज्यूम कर जाएगा, ठीक, और उसको रिसाइकिल कर देगा बेसिकली, ठीक ना। तो ये हमारा लाइसोजाइम अभी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा और आखिरी इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल में एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज वैक्यूल, ओके। अगर मैं वैक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये भी एक तरह का पर्टिकुलर वेसिकल ही होता है, ठीक ना? आप नीचे डायग्राम देखिए, ये गोल्गी बॉडी के 3 वेसिकल्स दिखाए हैं आपको। एक वेसिकल है, ठीक, जो मेम्ब्रेन में कवर है, ठीक, जो सेंटर में है, और इसका कोई फंक्शन नहीं है, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक। एक वेसिकल आपको दिखाया गया है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको दिखाया गया है, तो ये हमारा लाइसोसोम हो गया, ठीक ना? और तीसरा हो गया हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये भी वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना? लेकिन इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कौन-कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विथ फिक्स्ड फंक्शन, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है वेसिकल की तरह। इसका फिक्स्ड फंक्शन जैसे स्टोरेज करता है, एक्सक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है, जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है ना सेल का, उसको स्टोर करने में काम करता है, स्टोरेज करता है, एक्सक्रीशन करता है, और सिक्रीशन में भी मदद करता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करूँ तो 4 तरह के वैक्यूल होते हैं। एक होता है गैस वैक्यूल जो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया है। प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक ना? इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक? तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स के होते हैं। हम मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे ऑर्गेनेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक? तो जो इसके बाकी 3 टाइप्स हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा वेसिकल्स, वैक्यूल और लाइसोजाइम का डिफरेंस। लाइसोजाइम भी एक वेसिकल है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक? उसके अलावा वैक्यूल भी एक हमारा वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि स्टोरेज, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, और वेसिकल हमारा नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक? ये आपको क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं।
सबसे पहले सैप वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सैप का मतलब क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स या फिर वाटर प्लस आयंस, ठीक ना? तो ये सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, याद रखिएगा, ठीक ना? 90% वॉल्यूम सैप वैक्यूल प्लांट सेल में ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके अलावा मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। जो ये सैप वैक्यूल होता है ना, इसके मेम्ब्रेन का भी स्पेसिफिक नाम होता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। आप डायग्राम देख सकते हैं, जो रेड कलर का मेम्ब्रेन है उसका नाम स्पेशल है टोनोप्लास्ट, ओके। उसके बाद फिर चैनल एंड पंप प्रेजेंट ऑन टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट पर जो है ना चैनल और पंप प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल में अगर ये जो सैप वैक्यूल होता है ना, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली इस पे चैनल और पंप प्रेजेंट होता है, जिससे एक्टिवली इसके अंदर आयंस पंप किया जाता है। जब आयंस सैप वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे तो इसको फिर वाटर भी फॉलो करेगा, तो वाटर भी इंटर करेगा तो सैप वैक्यूल हमारा पूरा फुल जाएगा और सेल को एक रिजिड और एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। तो ये सैप वैक्यूल का फंक्शन है। इस पे हमारा सेल मेम्ब्रेन की तरह ही पंप और चैनल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक। इनसाइड वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर क्या होता है? इनसाइड वैक्यूल आयंस कंसंट्रेशन इज हाई, मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक कर दिया जाता है ताकि वाटर वाटर इसके अंदर इंटर कर जाए और ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करे फूल के, ठीक ना? तो ये सेप वैक्यूल का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट वैक्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो सबसे पहले याद रखें कि इट इज प्रेजेंट इन अमीबा एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अभी मैंने आपको बताया ब्लड सेल में होता है, ठीक। इसका फंक्शन होता है कि ये डेड सेल हो गया या फिर फॉरेन बॉडीज को जो सेल के जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है उसको इनगल्फ कर जाता है। तो ये फूड वहीकल के बारे में इसमें बताया गया है। बेसिकली अमीबा जो है अपना सीडोपोडिया के जरिए फूड को जो है अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाता है और वो फिर फूड वहीकल जो जिस मतलब कि बेसिकली जो फूड के चारों ओर लिपिड का बाइलेयर कवरिंग हो जाता है ना, वो हमारा लाइसोजाइम के साथ कंबाइन कर जाएगा। और जो मैंने अभी आपको पीछे फंक्शन बताया कि प्राइमरी लाइसोजाइम से फिर सेकेंडरी और सेकेंडरी से फिर रेसिडुअल बॉडी बन जाएगा और फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में उस फूड को अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही फूड वेहिकल का काम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है अमीबा माइक्रोफाज में और फूड वेहिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोसाइटोसिस फ्यूज विद लाइसोजाइम, ठीक। तो ये मतलब बेसिकली साइटोप्लाज्म में जो लाइसोजाइमों से फ्यूज कर जाता है, ठीक। और हमें एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लास्ट हमारा वैक्यूल है आज का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में होता है। बेसिकली जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है ना, सिंस उसको साइटोप्लाज्म में साल्ट होता है, तो बेसिकली साल्ट के कारण बहुत सारा फ्रेश वाटर उनके बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल अमीबा और यूग्लिन है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जब बहुत सारा फ्रेश वाटर उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट आ जाता है, मतलब इंटर कर जाता है ड्यू टू द साइट प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, तो उनके बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बीच में एक सेंटर में वैक्यूल होगा लाल सेल का और उसके अगल-बगल छोटे-छोटे वैक्यूल होते हैं। तो जब वाटर एंटर करता है तो ये छोटे-छोटे व्हीकल में सबसे पहले पानी एंटर कर जाएगा और सेंट्रल व्हीकल वही नॉर्मल शेप का रहेगा। फिर ये स्मॉल व्हीकल फूल जाएँगे, पानी एंटर हो जाएगा इनके अंदर। उसके बाद ये पानी को ट्रांसफर कर देंगे जो सेंट्रल व्हीकल है उसके अंदर। इसके बाद ये खुद जो स्मॉल व्हीकल्स हैं जो साइड में प्रेजेंट है वो अपने पट नॉर्मल शेप में आ जाएँगे, स्मॉल शेप में, और सेंट्रल व्हीकल अपने फुल साइज़ में आ जाएगा, मतलब फूल जाएगा पूरा। और फिर ये सेंट्रल व्हीकल जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से पानी को बाहर पुश कर देगा, मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगा। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में होता है लाइक अमीबा एंड यूग्लिना, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा वैक्यूल। और उससे पहले मैंने जो आपको पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज पढ़ाया, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, उसके बाद फिर लाइसोसोम्स एंड देन फोर्थ वन वैक्यूल, ठीक। और नेक्स्ट से हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने के, ठीक। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। थैंक यू।